दोस्तों, आज एक ऐसे योद्धा के साथ आपसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो जेपी मूवमेंट के साथ जुड़े थे। तमाम भ्रष्टाचार उन्मूलन की लड़ाइयों से लेकर के और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता था, उसके विशेषांक हैं। कभी बीबीसी लंदन जब ट्रांजिस्टर आपके घर रहा होगा, आपने देखा होगा घर के लोग समाचार सुनते थे, प्रादेशिक समाचार, राष्ट्रीय समाचार, और फिर बारी आती थी ये बीबीसी लंदन है। अब लखनऊ से सुनिए रामदत्त त्रिपाठी जी की रिपोर्ट। मैं उसी रामदत्त त्रिपाठी जी के साथ हूँ, विनम्रता के साथ आपको सादर प्रणाम। लखनऊ में हूँ, उनके आवास पर हूँ और काफ़ी उत्सुकता थी। इतनी अच्छी आवाज़ आती थी। जब अमिताभ बच्चन के खिलाफ हमने एक मुकदमा किया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है, तो 2007 में बीबीसी लंदन से जब समाचार आया था, हम लोग कितने खुश हुए थे। लोगों ने बताया था बीबीसी लंदन से भैया समाचार आया था, बड़ा महत्व था सर। दर्जनों समाचार पत्रों से लेकर के आपने संपादन किया, आज भी आप लगातार जीवंत हैं। तो सबसे पहले तो यह जानना चाहूँगा कि जेपी मूवमेंट के साथ तमाम लोग पॉलिटिकल एलिमेंट हो गए, सांसद, विधायक, मिनिस्टर और तमाम पदों पर मुख्यमंत्री हुए, तो सर आपने यह क्षेत्र क्यों चुना? देखिए, हाँ, हम जेपी मूवमेंट में थे, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे जी। तो गांधी जी का जीवन, विनोबा भावे का जीवन, जयप्रकाश जी का जीवन, उससे हम प्रभावित हुए। जेपी ने हमको जो प्रदेश की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी था उसमें रखा, संयोजक हुए। तो जब हम और जेपी के कहने पर ही हमने लॉ की पढ़ाई भी छोड़ दी थी कि भाई, उन्होंने कहा कि फुल टाइम चाहिए लोग हमको। और फिर जब हम जेल से निकले तो हमारे सामने ये अवसर था कि क्या चुने, क्योंकि सरकार नई बन गई थी जनता पार्टी की। और हमने हमारे कई साथी कह रहे थे कि भाई रचनात्मक काम करें, कुछ ट्रस्ट वगैरह बना के गवर्नमेंट से अनुदान लेके कुछ प्रौढ़ शिक्षा या कुछ और इस तरह का। हमने कहा कि नहीं, उससे कोई लाभ नहीं है। और आज़ादी की लड़ाई में भी आंदोलन बार बार नहीं होता था। जब एक नई जनमत की सरकार आ गई है तो 20-21 का आंदोलन हुआ, फिर 32 में, फिर 42 में। तो हमने कहा इससे बेहतर है कि हम पूर्णकालिक पत्रकार बन जाए। चूँकि आंदोलन के दौरान भी हम एक पत्रिका थी, उसकी जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर, नगर स्वराज, मैं मैनेजिंग एडिटर थी। तो हम भारत अखबार से जुड़ गए, फिर वहाँ अमृत प्रभात अखबार से जुड़ गए, और फिर मेरे ख्याल से 80 के शुरू में जब अमृत प्रभात लखनऊ से निकलना हुआ तो यहाँ आ गए, और 89 तक अमृत प्रभात के लिए काम किया। फिर हम 89 के आसपास 90 में कन्हैयालाल नंदन जी उसके एडिटर थे, संडे मेल, हमने वो ज्वाइन किया। और फिर 92 में मार्क टुली और सतीश जैकब से उन्होंने कहा आप हमारे लिए करिए। तो पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उनका आग्रह था तो फिर हम बीबीसी से जुड़ गए। सर, आप लिखते थे, समाचार पत्रों में लेखनी, कलम की धार चलती थी, फिर आप बोलते बहुत अच्छा थे, तो यह दोनों कैसे, जैसे उसका अभ्यास कैसे किया आपने? नहीं, कोई अभ्यास नहीं। देखिए, रेडियो ब्रॉडकास्टर की एक खूबी होती है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखिए। जी। मुझे ध्यान है कि हम जैसे जब खबरें देते थे, ये बिल्कुल बातचीत होती है। जब आप खबर देते हैं रेडियो पे तो ये होता है, कहा जाता है कि जैसे आप किसी एक श्रोता से बात कर रहे हो, अपने किसी दादा दादी को समाचार सुना रहे हो, समझ लीजिए। तो वो, और तो हमने एक बार, हमको वहाँ लंदन में थे तो अचला जी हेड थी, एडिटर थी, तो उन्होंने कहा कि वो ब्रॉडकास्टर थी बेसिकली। ब्रॉडकास्टर वो होते हैं जो स्टूडियो में रहते हैं, रिपोर्टर वो होते हैं जो फील्ड में रहते हैं। तो जो रिपोर्टर होता है उसमें फील्ड की सुगंध, फील्ड का उतार चढ़ाव, फील्ड का तनाव, फील्ड की जो भी हवा है वो होती है, और उसमें बहुत नफासत नहीं होती। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे करिए ब्रॉडकास्टिंग। तो हमने कुछ सीखा विखा ले। तो फिर परवेज़ आलम एक दिन रिकॉर्ड कर रहे थे, फ़ोन पे रिकॉर्ड होता है, तो हमने दूसरे ढंग से जब बोलना शुरू किया तो परवेज़ ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। कहा पंडित जी आपको क्या हो गया? हमने कहा क्यों? कहा आप जैसे करते थे उस तरह क्यों नहीं बोल रहे? हमने कहा अचला ने कहा था कि इसको ऐसे ब्रॉडकास्टर की तरह करो। तो उन्होंने कहा छोड़िए अचला बचला, आप अपना ओरिजिनल करिए। तो ये बात वहाँ
कई लोग कहते थे, वो देखिए ओंकारनाथ श्रीवास्तव जी भी कहते थे एक बार आए कि आप लोगों ने बिल्कुल जो हम लोगों का ढर्रा था वो बिल्कुल बदल दिया, क्योंकि उस ज़माने में उन लोगों के उसमें हमारे से पहला फील्ड रिपोर्टर था बीबीसी का हिंदी का। और वहाँ क्या होता था, पहले अनुवाद होता था, अनुवाद बड़ा क्लिष्ट करके वो कामा फुल स्टॉप हो जाता था। हम लोगों ने बिल्कुल उसको जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें प्रचलन में हमने देना शुरू किया, तो वो फिर डिफरेंट था। सर उन दिनों समाचार पत्र थे, चैनल तो एक के दुक्के रहे होंगे, नहीं के बराबर थे। बड़ा महत्व था बीबीसी लंदन का। कभी कोई प्रतिकूल समाचार गया होगा, मुख्यमंत्री भी सुनते थे, प्रधानमंत्री सुनते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर, सारे अधिकारी सुनते थे बीबीसी लंदन को। कभी कोई धमकी उमकी कभी आई कुछ? नहीं, देखिए वो दौर दूसरा था। मैं बताऊं, अमृत प्रभात अखबार में थे हम जी। तो एक बार हाँ फूलन देवी की चिट्ठी आई थी हमने पूरा फूलन देवी पे एक पूरा पेज लिखा था जी। तो जाहिर है कि जो सूचना बेसिकली पुलिस के जरिए जो मिली थी वो थी, तो उनकी चिट्ठी आई थी। तो बहरहाल फिर हमारे संपादक ने कहा इसको इग्नोर करो, तो हमने इग्नोर कर दिया। एक बार हुआ था, वो भी अमृत प्रभात ही अखबार में था, कि वो वीपी सिंह थे जी, तो उनके सलाहकार थे, सूचना सलाहकार जी। तो अब वो है नहीं तो नाम क्या लेना। तो बहरहाल कोई महिला उनके यहाँ काम कर रही थी, नौकरी के उसमें कहा था कि हम नौकरी दिला देंगे। बहुत दिन तक नहीं मिली, तो वो हमारे पास आई, हमने खबर उसकी प्रकाशित कर दी, तो वो बहुत नाराज़ हुए और उनका मालिकों से शिकायत करेंगे। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो उन्होंने 15-20 लोग हमारे घर भेज दिए थे कि हम जो है उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे तो फिर बहरहाल हम लोगों ने मुकदमा लिखाया और वीपी सिंह से बात की, तो उनको बर्खास्त भी किया गया और वो सारे लोग गिरफ्तार करके जेल में भी डाले गए। बीबीसी में अच्छा देखिए, हाँ मैं दूसरी बात करें तो उस समय जो पॉलिटिशियन थे जी, तो इतनी खबरें हम लोग चाहे नारायण दत्त तिवारी, वीपी सिंह, वीर बहादुर सिंह, मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ लिखते थे, तो ये लोग कभी बुरा नहीं मानते थे, बल्कि कई बार फ़ोन करके कहते थे कि भाई अरे भाई हमारा भी वर्जन ले लिया होता तो अच्छा था। हम लोग कहते थे भाई टाइम नहीं था, खबर जा रही थी। या वीर बहादुर सिंह अक्सर हंस के बहुत लिखते हो हमारे खिलाफ, बहुत लिखते हो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत लिखते हो हमारे खिलाफ। अरे हमने कहा आप सरकार हो, सरकार के खिलाफ नहीं लिखेंगे तो किसके खिलाफ लिखेंगे दोस्तों यह था आदर्श मानक और कलम की धार, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तब कहा जाता था। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में वर्णित अनुच्छेद 19(1) का प्राण तत्व है। और हम हैं श्री रामदत्त त्रिपाठी जी के साथ। बताते चलें, वार्ता और भी हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले हम बताएंगे कि आप वर्तमान में एक यूट्यूब चैनल भी बनाए हैं। सर किस नाम से है? मीडिया स्वराज। देखिए मेरे दिमाग में था कि भाई पहले तो मैं बीबीसी छोड़ा, बच्चों ने कहा कि बहुत काम वाम कर लिया, अब आराम करो घर में और हम लोगों के साथ समय बिताओ। देखिए पत्रकारिता में होल टाइम जॉब है जी, तो समय नहीं मिलता। तो दोनों जब सेटल हो गए तो उनका छोड़ो, तो फिर हम अपना दुनिया घूमे, चीन गए, साउथ ईस्ट एशिया गए, यूरोप घूमे, सब घूम घाम के सब काफ़ी हो गया। तो फिर जो वर्तमान पत्रकारिता की स्थिति थी उससे बड़ी कोफ्त होती थी। तो फिर हमने सोचा भाई हमारे कोफ्त से तो कुछ होना नहीं है, तो हम खुद क्यों ना एक पब्लिक सर्विस का एक मॉडल खड़ा करें, कमर्शियल नहीं, नॉन कमर्शियल। तो नाम सोचते रहे हमको मीडिया स्वराज नाम मिल गया, जिसमें मीडिया भी है, स्वराज के लिए आपने काम किया है, स्वराज के लिए मीडिया, तो हमारा दोनों तो मिल गया। तो चूँकि वो मिल गया जब, तो फिर उसी के नाम से हमने वेबसाइट भी बनाई, उसी के नाम से हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया। संपूर्ण जीवंतता के साथ जब तक रहना है तब तक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वह करना है। भ्रष्टाचार उन्मूलन, अच्छी चीज़ें समाज में जाए, और जो जिन्हें ट्रैक नहीं मिल रहा है उन्हें ट्रैक हम दें। देखिए अक्सर मैं करता हूँ कि मैं टहलने जाता हूँ, तो कभी कोई रिक्शे वाले हैं तो उनके साथ बैठ के फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे आप कर रहे हैं या जैसे मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं, बेचारे धक्का खाते रहते हैं, नहीं मिल पाते, तो फिर मैं उनसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरी कोशिश की है कि बेसिकली जो जनता की आवाज़ है वो जाए, और जो पॉलिसी इशूज़ हैं उनमें सही दिशा के संबंधित जो मैच्योर लोगों के आर्टिकल जाए,
और अगर कोई बड़ी खबरें होती हैं तो वो भी उसमें जगह पाएँ और फैक्चुअली जो है करेक्ट। हमारा एडिटोरियल जो गाइडलाइंस वही है जो बीबीसी की थी और जो सबकी होनी चाहिए। सर, अब के पत्रकारिता में जैसे समाचार पत्रों में लगातार गिरावट आ रही है और अगर शब्द स देखा जाए तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, बर्तनी भी ठीक नहीं है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में गिरावट आ रही है तो उसको देख करके जैसे कैसे लग रहा है कि क्या करना चाहिए, जिंदा कौमों को क्या करना चाहिए? अब देखिए, जो जिससे जितना बन पड़े करना चाहिए। इसमें गिरावट के तो देखिए 2-3 कारण हैं जी। एक तो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो सबको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो जैसी पॉलिटिक्स होगी, देखिए हमने आपको बताया कि पहले के पॉलिटिशियन थे किसी पार्टी के तो वो रिस्पेक्ट करते थे, इंटरव्यू देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवालों का जवाब देते थे। अब जब पॉलिटिशियन ही नहीं चाहेगा अकाउंटेबिलिटी तो उसका असर, और फिर वो मालिकों पे दबाव बनाते हैं। तो जब मालिक नहीं चाहेगा तो पत्रकारिता कैसे हो पाएगी? देखिए अभी हाथरस कांड में अगर संपादक और मालिकों ने चाहा तो नई नई लड़कियां हैं, देखिए कितना बढ़िया काम उन्होंने रात में किया। तो ये गिरावट, दूसरी गिरावट की जो आपने बात की उसकी मुख्य कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत ख़राब है। और जो ये हर डिग्री कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के उन्होंने कोर्स शुरू कर दिए हैं। अब वो माइक पकड़ना तो सिखा देते हैं, एडिटिंग करना सिखा देते हैं, P2C सिखा देते हैं, लेकिन उनको सब्जेक्ट की, कंटेंट की नॉलेज नहीं होती है, भाषा का ज्ञान नहीं है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, नागरिक शास्त्र, कृषि, इन सब का ज्ञान नहीं। तो विषयों का ज्ञान नहीं होने से तो वो बेसिकली बाइट कलेक्टर होकर रह गए हैं कि भाई बाइट कलेक्ट किया, फ़ोटो कलेक्ट किया। तो कई चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। सर, जब पत्रकार वार्ता होनी होती है तो प्रश्न उधर से आते हैं, शासन सत्ता की तरफ से, कि यह पूछना है, चाहे फिर इधर से जाते हैं। पहले से ही तय, क्या पहले भी तय हो जाता था कि हम यह पूछेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता था। और हम लोग बहुत ग्रिल करते थे जी, बहुत ग्रिल करते थे। कोई भी हो सवाल हम लोग बहुत पूछते थे। अब सवाल पूछने का मौका ही नहीं हो रहा है। एक तो ये कोरोना का भी एक बहाना ऐसा मिल गया है, जो लोग पावर में हैं कि पहले भी नहीं कर रहे थे। देखिए मोदी जी तो बिना कोरोना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, लेकिन जहाँ होती भी थी अब कोरोना का बहाना मिल गया है। वो बुला के ANI और दूरदर्शन या सूचना विभाग के कैमरे से अपना इंटरव्यू, वन वे कम्युनिकेशन है इस समय। तो वो आप पत्रकार तो छोड़ दीजिए, अब विधानसभा और संसद में सवाल पूछने का मौका नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में एक ये ट्रेंड चल रहा है कि जो लोग पावर में हैं वो बहुत अथॉरिटेरियन होते जा रहे हैं। सत्ता का जो केंद्रीकरण है और उससे भारत भी अछूता नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में आप बताएंगे जो आप लोगों से भी राय लेता रहा हो कि इस पर क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है? देखिए पहले बड़ा खुलापन था, इनफॉर्मल बातें होती थी। तो सभी से, भाई मैं बताऊँ, राम नरेश यादव जी थे, हम तो इलाहाबाद में थे, तो वहाँ से ही फ़ोन पे बात हो जाती थी, या घर गए मिलने गए तो बड़ा आसानी से स्कूटर तक कालिदास मार्ग के अंदर जाता था, हम लोग जाते थे। तो वो लोग ओपन थे। कई बार कोई बड़ी दुर्घटना हो गई और वो जा रहे हैं तो वो लोग हेलीकॉप्टर में क्या कहते थे यहाँ सिक्योरिटी वाले छोड़िए, लेते चलते हैं, कोई न कोई पत्रकार को साथ में ले जाते थे। ट्रांसपेरेंसी थी। तो उस दौरान बातचीत होती थी, फीडबैक मिल जाता था, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे नारायण दत्त तिवारी हों, वीर बहादुर जी भी घंटों बतियाते थे। अब वो अपना उनका एक तरीका होता है। और बाकी जो पहले के चीफ मिनिस्टर क्या करते थे, उनका सबसे बड़ा फीडबैक का सिस्टम यही था कि जो अखबार की कटिंग जाती है, आज भी जाती है, तो वो सुबह सुबह जो कटिंग के बगल में कागज़ में ही ऑर्डर कर देते थे। तो वो वेट नहीं करते थे कि सरकार के ऑफिशियल रिपोर्ट क्या आएगी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या आएगी, उसी में रिपोर्ट मंगवा लेते थे। तो जो रिपोर्ट है वही फीडबैक है। मायावती भी इंडिविजुअली तो नहीं मिलती थी, लेकिन वो भी टेलीविज़न की न्यूज़ देख के या खबरों करते तमाम ऑर्डर कर देती थी उनको जो लगता था। अब धीरे धीरे करके वो कम हो गया है उसका महत्व देना। अब वो समझते हैं कि साहब ये अखबार वाले हमारे दुश्मन हैं, प्रॉब्लम ये है। आप सभी को अच्छा लगा होगा और एक ऐसे पत्रकार, जीवंत पत्रकार के साथ जो अपनी सेवाएं समाप्त होने के बाद भी लगातार लोगों के लिए समर्पित है और
आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगातार लगे हुए हैं। सर, बहुत से पत्रकारिता के छात्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपसे वह संपर्क करना चाहेंगे तो कोई संपर्क सूत्र, यद्यपि आप परेशान। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9839012810। और दूसरा, आप कभी चाहें तो आपके साथ एक शो करेंगे हम मीडिया स्वराज का, उसमें इनवाइट कर लीजिए, सवाल पूछेंगे। जी जी बिल्कुल। सर, लगातार आप वीडियो करते रहते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जैसे आपके व्हाट्सएप पर जो आप नंबर बताए हैं, तो उन लोगों का उल्लेख करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर देंगे आप? हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। हम एक कार्यक्रम ही कर देंगे जी। जैसे अभी हम सेहत पर एक करते हैं जी, मैनेजमेंट पे करते हैं जी। तो हम सोच रहे हैं कि एक सिविक जर्नलिज्म पे एक कर देते हैं या पत्रकारिता पे। तो जो इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए कर देंगे हम। आप अगर चाहेंगे तो आपके सहयोग से कर देंगे। दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा होगा। विनम्रता के साथ हम त्रिपाठी जी का प्रणाम करते हैं और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है और यह सब बड़ी काम की चीज़ें हैं। हम सीखेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चैनल पर भी जाएं, मीडिया स्वराज, और उसे भी आप देखें और जो भी प्रश्न है आप आहूत करें और आदरणीय त्रिपाठी जी उसका उत्तर भी देंगे। सादर नमस्कार, धन्यवाद।